गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, तो जितने भी टॉपिक होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट ही होते हैं। बोर्ड की क्लास है, उसके बेनिफिट भी हैं कि हमें घर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि बेटा या बेटी बोर्ड क्लास में इसको पढ़ने दो, इसको कुछ मत कहो। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है और वो प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे ही हम नवंबर से आगे निकलते हैं, जैन के आसपास आते हैं, तो हमारा जो सेफ जोन है वो श्रिंक होता जाता है और हमारा जो गोला बारूद है वो ख़त्म होता जाता है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ते जाते हैं और हमें लगता है कि हमें ये भी चैप्टर नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, तो टेंशन बढ़ती जाती है थोड़ी सी। और उसमें सिस्टमेटिक तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। वैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो हमने तैयारी की है, पहले चैप्टर्स हमने किए हैं सारे के सारे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो हम 12 डेज़ में सोशल साइंस आराम से निपटा सकते हैं 95% के लिए, बहुत ईजी है। उसके बाद हमने आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अब बात आती है मैथ वर्क की, क्योंकि मैथ वर्क को अब हम अच्छे से रिवाइज करेंगे तो उसके बाद हम एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हमारा टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। अब कैसे रिवाइज करें? दो ऑप्शन होते हैं। एक तो एनसीईआरटी पे जाइए, वहाँ थोड़ा सा इश्यू ये रहता है कि हमें टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी में मैथ दिए गए हैं उतना सिलेबस का पार्ट नहीं है, सभी जो आइटम्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब तो रिवाइज हो गए तो और भी कम रह गए हैं। दूसरे ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम मैथ वर्क को रिवाइज करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तो शायद हमें 1 से 1.5 दिन लग जाए। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क करना ज़रूरी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम फोकस कर पाएंगे बाकी सब्जेक्ट के ऊपर। साइंस मैथ्स भी तो है हमारे पास। ओके, तो आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चैप्टर वाइज कि सिलेबस में क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन है या लोकेटिंग है या लेबलिंग, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर हम उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे, ओके, प्रैक्टिस करेंगे। और फिर लास्ट में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से, इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछे जाएंगे और कौन से हैं जो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, इम्पॉर्टेंट वीडियो की। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करें। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें से हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो आइडेंटिफिकेशन ओनली रहेगा, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी हमारे मैथ वर्क में होगा, हमें सिर्फ उसकी लेबलिंग करनी है, लिखना है कि ये है क्या, पहचानना है उसे। ओके, तो इसमें हमें एक ही टॉपिक दिया गया, मेजर सॉइल टाइप्स। जो हमारे यहाँ पे मेजर सॉइल टाइप्स है, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी सॉइल है। तो ईजी रहेगा ये। कई बार जरूर नहीं कि कंपलसरी हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार पूछे जाते रही हैं कुछ सॉइल्स जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम अब बात करेंगे, सिलेबस हो गया तो हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी सॉइल है। तो सबसे पहले जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये जो शेड में दिखाई दे रही है, ये सॉइल है माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। हिंदी में इसको वन मिट्टी के नाम से भी दिया होता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट, यानी कि हिमालयन जो रीजन है टोटल, उसमें माउंटेन सॉइल है। अब इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, पता है कि अगर नाम ही माउंटेन सॉइल है तो कौन से इलाकों में मिलेगी, माउंटेनियस इलाकों में मिलेगी ना, पर्वतीय इलाकों में, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे हो तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और हमें सिर्फ लिखना है एरो को यूज़ करके कि ये माउंटेन सॉइल है। उसके बाद दूसरी जो सॉइल दी गई है वो दी गई है एल्यूवियल सॉइल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट यहाँ पे जैसे शो की गई, तो इस टाइप से आपके मैप वर्क में नहीं आएगी, मोटे तौर पर इसको दिखाया जाएगा, इस टाइप से ही मिलेगी। तो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर, और थोड़ा सा साउथ की तरफ कहाँ, जहाँ डेल्टाई रीजन है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी ये सॉइल मिलती है। तो इसको भी ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आई होप सो। उसके बाद तीसरी जो सॉइल दी गई वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि कंप्लीट राजस्थान में नहीं होता, जो वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का, वहाँ पर है एरिड सॉइल, हिंदी में बोलते हैं शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी भी कह देते हैं। तो ये यहाँ पर भी आपको अगर दी जाए तो हमें इजीली आइडेंटिफाई करना, और एरिड सॉइल, क्योंकि एक तो इससे भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये राजस्थान में है। अगर राजस्थान में ही केवल एक जो सॉइल है शो की गई तो वो एरिड सॉइल ही होगी, शुष्क मिट्टी होगी, हमें सिर्फ नहीं मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। यहाँ पर आपको पूरा जो इस शेड से दिखाई दे रहा है, ब्राउन शेड से, ये टोटल जो एरिया है ये ब्लैक सॉइल का एरिया है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ पार्ट में ये मिलती है।
और आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे, जिसको रेगड सॉइल भी कह सकते हैं और काली मिट्टी या कपास वाली मिट्टी कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फोर्थ जो दी गई है, जो पेनिनसुला इंडिया का मोस्ट पार्ट है उसमें है, ये है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल लाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ रेड सॉइल भी कई बार मेंशन किया होता है। तो आप जब लिखोगे, मेंशन करोगे तो रेड एंड येलो सॉइल, लाल तथा पीली मिट्टी ही आपको मेंशन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। उसके बाद जो 6 टाइप की सॉइल है, यहाँ पे आपको टुकड़ों में दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो पिंक शेड में है। ये जो नेक्स्ट जो दिखाई दे रही है पिंक शेड में, तो ये टोटल जो सॉइल है ये है लैटराइट सॉइल, जो ब्रिकिश कलर की होती है, इंटिया लाल रंग की होती है, कॉफ़ी और टी के लिए बेस्ट होती है। तो लैटराइट जो मिट्टी है वो हिली एरिया में मिलती है और वहाँ पर जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज़्यादा हो उस एरिया में मेनली ये मिलती है। तो यहाँ पे अगर हमें कहीं पे टुकड़ों में छोटे छोटे ऐसे बेल्ट में हमें मिले तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लैटराइट सॉइल है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये तो होगी हमारी सॉइल कि कहाँ पर कैसे हमें मिलेगी। अब ये कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसे एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली नहीं कि जैसे इसका शेप है तो इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा, इसका शेप है तो कहीं कहीं पे टुकड़ों में दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली ऐसे ही दी जाए, मोटे तौर पर दी जाएगी। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। अब बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं इनमें से। तो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाएं तो देखें तो 3 सॉइल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए इस चैप्टर में से। वो है ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल और यहाँ पर दी गई एरिड सॉइल। तो लास्ट 10 ईयर्स में से अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो यही सॉइल है आपके एग्जाम में पूछी गई। तो ऐसा ही इस बार हम होप करें कि ऐसा ही कुछ होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो 3rd चैप्टर है, और ये चैप्टर आपके मैथ वर्क के लिए केवल दिया गया। अब ये देखिए कि चैप्टर है, इसका कंटेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं है, थ्योरी नहीं है, तो इसका मतलब मैथ वर्क दिया गया तो इंपॉर्टेंट होगा, मैथ वर्क आने की पॉसिबिलिटीज़ फिर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो मैप दिए गए हैं वो दिए गए हैं, जो डेम्स दिए गए हैं इस चैप्टर में से, वाटर रिसोर्सेज में से, तो है सलाल डैम जम्मू कश्मीर में, भाखड़ा नंगल डैम जो पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पर है, टेहरी डैम जो उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर डैम ये राजस्थान में है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, तुंगभद्रा डैम ये कर्नाटका में है, नागार्जुन सागर डैम है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर दिए गए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये आपका सिलेबस है। बहुत सारे डैम्स हैं लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये रहेंगे। अब हम मैप में एक एक करके इनको शो करते हैं। ओके, लोकेट करना हमें, तो यहाँ पे हम लोकेट करते हैं सबसे पहले सरदार सरोवर डैम की। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब हम लोकेट करेंगे तो हमें जो ये मैप मिलेगा उसमें स्टेट बाउंड्रीज हो या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि आई है लेकिन मोस्टली टाइम स्टेट बाउंड्री नहीं होती, तो हम जब ब्लैंक मैप देखते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है कहाँ शो करना है। तो यहाँ पर दिया गया आपको सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री से थोड़ा सी साइड में है और जहाँ से यहाँ पे कर्व दिया गया है उससे थोड़ा नीचे रहेगा। उसके बाद है भाखड़ा नंगल डैम। तो भाखड़ा नंगल डैम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल डैम, जिससे अगर हम पंजाब हरियाणा या दिल्ली के साथ लगता इलाका है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये चंडीगढ़ से ऊपर की तरफ, हरियाणा जहाँ एंड होता है उससे ऊपर की तरफ है, पंजाब में है लेकिन हिमाचल की बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन लगाएं जहाँ से ये गर्दन अलग दिखाई देती है, तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसको हम लोकेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस लाइन के नीचे की तरफ अगर ऐसे देखें तो थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ उत्तराखंड में टेहरी डैम है जो टेहरी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम है। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल नदी है उसके ऊपर बना हुआ, राजस्थान में है। यहाँ पे गांधी सागर और राणा प्रताप सागर 2 डैम है, लेकिन हमारे सिलेबस में राणा प्रताप सागर डैम दिया गया। ये हुआ हमारा 4th डैम। अब 5th डैम की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम है, ये नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पे हम बात करें कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर की तरफ हमें बनाना है, थोड़ा अंदर की तरफ है। ये काफ़ी चर्चित भी रहा है क्योंकि लोगों ने काफ़ी एजिटेशन किए हैं, विरोध किए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें चली गई थी इस डैम के कारण, और मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा, तो वो इसी से ही जुड़ी हुई है, कार्यकर्ता है। तो ये हो गया हमारा 5th डैम। उसके बाद हमारा आता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम है, ये भी इम्पोर्टेंट में से एक है। इम्पोर्टेंट में से एक इसलिए कि ये हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है जो उड़ीसा में है, यानी कि यहाँ से इस बाउंड्री को अगर खींचें तो यहाँ पर ये आएगा,
ओके, यहाँ पर लेवल है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना, कई बार हम लोकेशन नीचे ले आते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो चलेगा, दौड़ेगा भी। उसके बाद आता है नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा रिवर के ऊपर है। यहाँ पर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, यहाँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है ये। ओके, उसके बाद तुंगभद्रा जो कर्नाटका में है, ये हमारा लास्ट डैम है। अब ये तो हो गए हमारे डैम कि कहाँ पर एग्जैक्टली हमें शो करने हैं, क्लियर। अब बात आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम, सरदार सरोवर डैम और हीराकुंड डैम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हमें क्या शो करना है, एक तो ये है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट है, ये हमें लोकेट करना है, लेबलिंग करनी है। और सेकंड है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस व्हीट, यानी यहाँ पे चावल और गेहूँ हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पे है चावल, गेहूँ, कॉटन यानी कपास, जूट यानी पटसन, शुगर केन गन्ना, टी कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी हो गई, रबर, रागी और जवार। अब इनके मेजर प्रोड्यूसिंग मतलब इनका ये है कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो हमें पता होना चाहिए, और राइस और व्हीट के एरिया पता होना चाहिए जहाँ पर मेनली ये प्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम पहले व्हीट प्रोडक्शन के साथ हम शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से हमें स्टेट शो करने। तो मेजर जो व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब। यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब है, ये मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फर्स्ट पोजीशन पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ये यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पोजीशन पे पंजाब आता है, फोर्थ पर हरियाणा आता है। अब हम मैप वर्क में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैप वर्क है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें लोकेट करना है। तो अगर हमारे पास एरिया जाता है, क्योंकि ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और हमारे पास मैप दिया गया जिसमें स्टेट्स नहीं दिए गए, स्टेट बाउंड्रीज, तो हम ऐसे एरिया वाइज ही हम शो करेंगे। यहाँ पर इस एरिया को ले लेंगे और इस टाइप से हमें शो करना है। ओके, आइडिया रहना चाहिए आपको, एग्जैक्ट शो नहीं हो पाएगा उसमें, लेकिन इस टाइप से आप शो करोगे। स्टेट वाइज दिए गए तो दैट्स ओके, आप इजीली शो कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 इनके प्रोडक्शन के बेस पर इनको रैंकिंग दे दिए। तो यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है व्हीट का, गेहूँ का। उसके बाद मध्य प्रदेश है थर्ड, उसके बाद पंजाब आ जाता है, फोर्थ हरियाणा और फिफ्थ राजस्थान। यस, फिफ्थ राजस्थान। यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पानी उपलब्ध है, तो वहाँ पर गेहूँ होता है। तो ये हो गया मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब हम देखते हैं मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उसमें इंक्लूड होगा, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है वो है वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद यूपी एंड देन पंजाब आता है। अब हम मैप में मेजर राइस प्रोड्यूसिंग, चावल उत्पादक जो राज्य हैं उनकी बात करेंगे। टॉप 5 है, इसमें भी हम शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको शो करना हो तो ये पूरा जो एलुवियल सॉइल की बेल्ट है उसको आप शो कर दोगे तो इनफ रहेगा। यानी कि ये जो एलुवियल सॉइल की बेल्ट है तो इसको आप शो कर दोगे तो ये आपका काफ़ी रहेगा ऐसे, अगर आपका एक स्टेट शो नहीं करना है। ओके, तो इसमें क्योंकि बीच में जो आ गए स्टेट्स हरियाणा है तो ये भी मेजर प्रोड्यूसिंग में आता है, हालांकि ये 6-7 पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट है वेस्ट बंगाल रहेगा, सेकंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस का वो है यूपी, थर्ड है पंजाब, फोर्थ उड़ीसा है और फिफ्थ बिहार है। ओके, तो हमें एरिया शो करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक स्टेट अगर शो करना है वो अलग चीज़ है, अगर एरिया शो करना है तो हमें एक बेल्ट शो करनी है। तो आइडिया से हम ऐसे शो करेंगे और उसको किसी साइड से हमें शो करना है। ओके, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए या प्लस कीजिए, जो भी आप यूज़ करना चाहो। नेक्स्ट जो हमारा है कि हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताने हैं जो कुछ डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनके जो क्रॉप्स दिए गए हैं उनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके स्टेट्स को देखते हैं। सबसे पहले टी की बात करें तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो असम है। यहाँ पे हमें अगर दिया गया है तो हम उसको अलग शेड से हमें शो करना है। उसके बाद जूट और राइस दोनों में ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों के लिए रहेगा। व्हीट एंड शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है यूपी, व्हीट में भी, गेहूँ में भी और गन्ने में भी। कॉटन में गुजरात है, हालांकि कुछ जगह पे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र दिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट की करंटली की बात की जाए तो गुजरात है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉटन का। उसके बाद है जवार, ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया, तो जवार में महाराष्ट्र आएगा।
और रह गया हमारा कॉफ़ी, रागी और रबर रह गया। तो कॉफ़ी और रागी में कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे है और रबड़ में केरला है वो फर्स्ट पोजीशन पे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो केरला है। तो अब ये तो हो गया हमारा लोकेशन कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है राइस और व्हीट के एरियाज़ हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं मैप वर्क में। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है इस चैप्टर से मैप वर्क आपके आने की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमारा जो चैप्टर रहेगा 5th चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से काफ़ी सारे मैप वर्क के आइटम दिए गए हैं। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट्स है हमारे 4 थे पहले, तो ये हरदुआ है वो अभी नहीं रहा है हमारे सिलेबस का पार्ट। तो इसमें नामरूप असम में है, सिंगरौली, रामागुंडम, यही रह गए हैं, 3 ही रहे हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं, लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो थर्मल पावर स्टेशंस है, ताप विद्युत केंद्र जो हैं हिंदी में अगर इनको कहें तो वो 3 हैं। तो इसमें सिंगरौली है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बिल्कुल हम बात करें तो यूपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के पास है। ओके, बिल्कुल पास में, इसके नेपाल के बीच में से अगर लाइन लें तो लगभग यहाँ पर हमें मिलेगा, और यहाँ पर इस लाइन को लें तो जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करेगी लगभग, तो वहाँ पर इसको लोकेट कर सकते हैं। ओके, आइडिया हमें रखना है कि अगर ब्लैंक मैप मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल आसाम के ऊपरी इलाके में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, यहाँ पर नामरूप है। इन तीनों में से जितनी भी बार एग्जाम में अगर कोई थर्मल पावर स्टेशन आया तो वो नामरूप ही पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद रामागुंडम है, रामागुंडम तेलंगाना में है। यहाँ पर हमें रामागुंडम है बिल्कुल ऊपर की साइड में, जो नॉर्दर्न पार्ट है तेलंगाना का, वहाँ पर हमें लोकेट करना है। तो ये तो बात हुई हमारे थर्मल पावर स्टेशन की। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसमें हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में अगर सिलेबस में देखें तो हमारे कंट्री में 8% 7 है जो वर्किंग में है, लेकिन 6 हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उसमें से 2 डिलीट हो गए। नरोरा हमें करना है, रावत भाटा ये अब सिलेबस में नहीं रहा है, काकरापारा ये हमें करना है जो गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में ये भी सिलेबस में, केगा कर्नाटका में जो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, और कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है। अब हम मैप में इनको लोकेट करते हैं कि ये कहाँ पर है। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे हैं, उसमें दिया गया पहला है नरोरा। नरोरा है, इसको आप दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो ये यूपी में है। और दिल्ली से हालांकि मैप वर्क में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वैसे अच्छी खासी डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस, 200 तो नहीं 150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस आ जाती है। तो हम नोएडा की साइड में इसको लोकेट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर लगभग जहाँ पर हमने सरदार सरोवर डैम लोकेट किया था उससे थोड़ा नीचे की तरफ, जहाँ आपने हिस्ट्री में दांडी किया था, तो उसी जगह पर काकरापारा है। काकरापारा गुजरात में है, जिसे गुजरात में खाखरा जो पापड़ होते हैं उनको बोलते हैं, तो आपको शायद याद रह जाए कि खाखरा और काकरापारा मिलते जुलते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कल्पक्कम और काकरापारा में से कौन सा गुजरात में है और कौन सा तमिलनाडु में है। उसके बाद वहीं पर यहाँ पर मुंबई है, वो तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मुंबई से ऊपर की तरफ हमें शो करना है, जहाँ पे ये थोड़ा सा जो कट लगा हुआ है एक तरीके से हमारे बाउंड्री में, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ हम तारापुर को लोकेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया 4th और लास्ट है वो कल्पक्कम, जहाँ पर चेन्नई है उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की साइड में हमें लोकेट करना है कल्पक्कम। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। अब बात आती है कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है। चारों ही इम्पोर्टेंट है और इनकी पूछे जाने की संभावनाएं है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इसमें 6th चैप्टर की तरफ चलते हैं। बस इतने ही थे, क्योंकि 5th चैप्टर में हमारा काफ़ी सारा सिलेबस है मैप वर्क का, वो उड़ा दिया गया, डिलीट हो गया। 6th चैप्टर में हमें दिए गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो पहला हमारा है मुंबई, सूरत, कोयम्बटूर, अहमदाबाद है उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि हिस्ट्री में हम अहमदाबाद ऑलरेडी कर चुके हैं, कानपुर और इंदौर। तो टोटल रह गए हमारे पास 5 आइटम्स है, 5 सेंटर्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो हमें लोकेट करने हैं। तो चलिए अब हम मैप वर्क में देखते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स हमें लोकेट करने हैं। तो इसमें कानपुर है जो यूपी में दिया गया है, लगभग सेंटर में है यूपी के, और उसके बाद इंदौर है मध्य प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट सेंटर है। सूरत है यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद मुंबई है, और यहाँ पर कोयम्बटूर दिया गया है जो तमिलनाडु में। अगर हम मैप वर्क की बात करें कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो इसमें से अगर पूछा जाएगा, वैसे कम पॉसिबिलिटीज़ है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके एग्जाम में रहे, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो इसमें से आपका कोयम्बटूर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोयम्बटूर में
टोटल नंबर ऑफ मिल्स की बात करें कॉटन मिल्स की तो सबसे ज़्यादा है, हालांकि वो छोटी मिलें हैं। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा मुंबई, क्योंकि मुंबई है यहाँ पर प्रोडक्शन में ये सबसे आगे है, बहुत आगे है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आता है स्टील प्लांट्स। आयरन स्टील प्लांट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया 6 आइटम्स दिए गए। जमशेदपुर जहाँ टिस्को है, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, सलेम और विजयनगर, इनको हमें लोकेट करना है। तो चलिए हम पहले लोकेट करते हैं, फिर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं जो 6 हमें दिए गए। तो यहाँ पर बोकारो है, झारखंड में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर है, ये भी झारखंड में, जहाँ पर 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की, जो यहीं पर एस्टेब्लिश की गई थी। दुर्गापुर है, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद भिलाई है, ये लगभग मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ है उसके सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर लगभग। और यहाँ विजयनगर है कर्नाटका में, और सलेम है ये तमिलनाडु में। अब इसमें से इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो 3 इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो हमें अगर आइडेंटिफाई करने हो या हमें ये देखना हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। उसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा बोकारो, भिलाई और सलेम, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जमशेदपुर से भी ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी बार एग्जाम हुआ तो भिलाई, सलेम इनको ज़्यादा बार पूछा गया, लेकिन बोकारो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मैफक से रिलेटेड काफ़ी इजी रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहीं पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो सिटीज़ मोस्टली हमें पता है कि यहाँ कहाँ पर लोकेट करना। बेंगलोर कर्नाटका में, नोएडा हमें पता अच्छे से, हैदराबाद, गांधीनगर गुजरात, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड तिरुवनंतपुरम, मोहाली जो अपने सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुका है, और गुवाहाटी ये भी डिलीट हो चुका है, जो पहले सिलेबस का पार्ट था मैफक के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या लोकेट करना है। तो इसमें नोएडा तो सब बच्चों को पता है, आप सभी जाके भी आ चुके होंगे मेट्रो में नोएडा। तो ये नोएडा बिल्कुल दिल्ली के पास ही सटा हुआ हमें लोकेट करना है। उसके बाद गांधीनगर है, गुजरात में है, जो गुजरात की कैपिटल है। मुंबई की जगह उससे थोड़ा सा नीचे हमें पुणे को शो करना है। उसके बाद हैदराबाद जो बिल्कुल सेंटर में रहेगा तेलंगाना के, लोकेट यहाँ पे करेंगे। और साउदर्न जो पार्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर बेंगलुरु है, जो चेन्नई से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ चेन्नई है। उसके बाद एक और रहता है तिरुवनंतपुरम, जो हमें उसको भी लोकेट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल साउथ की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ जो दिया गया है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लोकेट करना, तिरुवनंतपुरम। अब इसमें तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम के नाम से भी हो सकता है। तो ये जो टोटल हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिए गए, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट करी है आईटी इंडस्ट्री को, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करी है। तो इसमें से कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसमें बेंगलुरु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको पूछा जाना चाहिए अगर इसी टॉपिक्स में से लिया जाता है, इसी टॉपिक में से लिया जाता है। नोएडा है वो इम्पोर्टेंट है, पुणे है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ अगर ले लें तो हैदराबाद हो सकता है, मुंबई है या गांधीनगर है, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, उनके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम रहेगी। अब हम 7th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जो लास्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। इसमें मेजर पोर्ट्स और मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 2 मैफक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। मेजर पोर्ट्स में हमें शो करना है कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया, कोलकाता है वो डिलीट हो चुका है, हालांकि हल्दिया शो करेंगे तो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोलकाता रहेगा। तो ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जिनको हमें लोकेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ कैसे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कांडला के साथ शुरुआत करेंगे। कांडला इन गुजरात, जो हमारे दिल्ली की नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो कांडला पोर्ट ही है। उसके बाद मुंबई है, जो हमारा बिजिएस्ट पोर्ट है और लार्जेस्ट पोर्ट है, हमारी आर्थिक राजधानी से, इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है मुंबई को, तो ये मुंबई है। उसके बाद गोवा में मार्मागांव है, जिससे हम लोहे को, आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। कर्नाटका में केरला, जहाँ से शुरुआत होती है उसके बिल्कुल ऊपर न्यू मंगलोर है, इसका भी मेन जो मिनरल्स है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको डेवलप किया गया। कोची, ये यहाँ पर बेहद खूबसूरत है, ये कोची जो पोर्ट दिया गया केरला में है। तूतीकोरिन जो हमारा साउदर्न मोस्ट पोर्ट है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए,
कि इसमें जो आपको दिया जाएगा मेजर पोर्ट्स में, उसमें क्वेश्चन होगा पहले हमारा दक्षिणतम साउदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है, हिंदी मीडियम के लिए दक्षिणतम पोर्ट कौन सा है। तुम्हें पहले तो पता होना चाहिए कौन सा है, जब पता होगा तभी हम इसको लोकेट कर पाएंगे। ओके, दिल्ली के सबसे नज़दीक कौन सा पोर्ट है, ओके, बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे होते हैं और उसके बाद हम उसको लोकेट कर पाएंगे। उसके बाद चेन्नई है, ये हमारा सबसे पुराना है, सबसे पुराना और नेचुरल पोर्ट है ये चेन्नई। उसके बाद विशाखापट्टनम है, ये लैंड लोकेट पोर्ट है, यानी कि चारों तरफ से ऐसे ज़मीन से घिरा हुआ है। ओके, डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा पोर्ट है और सबसे सेफ पोर्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। पारादीप, ये मिनरल्स के लिए डेवलप किया गया, इसका पारादीप और पाराद्वीप दोनों टाइप की स्पेलिंग्स है वो यूज़ होती है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। उड़ीसा में है और मेन फंक्शन इसका भी है कि मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना। और हल्दिया है जो कोलकाता, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्दिया को डेवलप किया गया क्योंकि कोलकाता पर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था, तो इसलिए इसको डेवलप किया गया जो कोलकाता के पास ही रहेगा। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पोर्ट्स की बात करें कि कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसमें विशाखापट्टनम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद हल्दिया है, तूतीकोरिन है और कांडला है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में जो दिए गए हैं टोटल, उनमें से एक डिलीट हो चुका है तो 6 रह गए। अमृतसर राजा सांसी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम यहाँ पे नाम कुछ के चेंज हुए हैं लेकिन हम वही यूज करें जो आपके एनसीईआरटी में और आपके एग्जाम में भी वही रहेंगे। ओके, 1 या 2 के चेंज हो चुके हैं। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम में, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये कि राजा सांसी, इंदिरा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में यही दिए होंगे कि आपको लोकेट करना है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट कीजिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ है, फिर हम उसे लोकेट करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे अमृतसर आपने हिस्ट्री में भी किया है, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के पास, यहाँ पे जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में यानी कि नॉर्दर्न पंजाब है, यहाँ पर बॉर्डर से थोड़ी सी दूर हमें लोकेट करना है। यहाँ पे राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली हम सबको पता है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो साउदर्न दिल्ली में है, पालम में है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी शायद एग्जैक्टली आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो वेस्ट बंगाल से थे, तो यहाँ पे कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो शिवाजी क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे तो ये भी आपको आइडिया रहेगा। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद साउथ की तरफ जाएँ तो चेन्नई में मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए कि इस चैप्टर में से कौन सा है जो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, हमें अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आइटम्स दिए गए तो हम सभी अच्छे से उसको रिवाइज करें। इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारी और वीडियोज़ है आपको असिस्ट करने के लिए अपलोड कर चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ। जैसे कि 12 डेज़ में हमें सोशल साइंस रिवाइज करना है तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टाइम टेबल हमारा क्या रहना चाहिए जनवरी से लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेपरेट आपके चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी दिए गए। फिर भी आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं पर्सनल लिंक दूंगा, आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मुझे, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।